हेलो कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन। यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के जो ये वीडियो है वो है सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको ज़रूर देखिए और चाहे तो आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं एनसीसी में। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला है, आप देख सकते हो पेपर 1 ड्रिल। ओके, ड्रिल का जो 10 मार्क्स पहले पूछता था, बट अभी तो ड्रिल का टॉपिक हट गया है ना। सो आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। एक बार हम लोग क्विक देख लेते हैं क्या है। इन क्विक टाइम मार्च द लेंथ ऑफ पेस इज 30 होता है। जनरल सैल्यूट मेजर और उसके ऊपर के रैंक को दिया जाता है। बगल शस्त्र, बगल शस्त्र इज डन बाय द डैश हाथ, मतलब बगल शस्त्र किस हाथ से किया जाता है? लेफ्ट हैंड से। ओके, बगल शस्त्र जो आप लोग बट पे नहीं, आप जो फोरगार्ड पे जो ये करते हो, जस्ट लाइक एन क्या बोलते हैं, स्लैप मारते हो, उसी को बोलते हैं सैल्यूट लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ड्रिल कमांड इंक्लूड्स टू पार्ट्स विच आर डैश एंड डैश। ड्रिल के कमांड का दो पार्ट होते हैं, कॉशनरी और एजुकेशन। डैश इज मेंटेन इन पीछे मुड़। पीछे मुड़ में क्या मेंटेन होता है? हमारा फॉर्मेशन। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिकल के दिन पूछा जा सकता है, क्योंकि ड्रिल का तो अब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, तो प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। और बोलेगा कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो क्या हमें ये पेपर करना चाहिए? तो यस, आपको मस्ट, जो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन तो सेम यही सब उठा के पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एम्स ऑफ ड्रिल और प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ये तो सबको पता ही है। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल क्या है? स्मार्टनेस, स्टडनेस, कोऑर्डिनेशन। और एम्स ऑफ ड्रिल क्या है? टू सेंस ऑफ डिसिप्लिन और टर्न आउट, स्मार्टनेस एंड लर्न टू ओबे ऑर्डर। ये है ड्रिल का जो आप देख इसको, आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलिए, जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में आएगा। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। कितना? 10 मार्क्स का। सो देखिए, पहले तो ट्रू फॉल्स वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स पूछता था, बट आपको सेम क्वेश्चन आपको पूछेगा पूछेगा कि द साइज ऑफ क्लीनिंग चिंदी इज यूज्ड फॉर 5.56 mm इंसास राइफल। क्या है 5.56 mm इंसास राइफल के लिए हम लोग 4x2 का यूज़ करते हैं? तो ये आंसर पहले से लिखा हुआ है फॉल्स। ओके, नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बी नंबर, देयर आर 4 फायरिंग पोजीशन ऑफ 7.62 mm LMG। क्या हम लोग के LMG से 4 फायरिंग पोजीशन है? यस, सो राइट आंसर है इसका ट्रू। और अगर आपसे पूछे 0.22 इंच राइफल से हम लोग कितने टाइप के कितने फायरिंग पोजीशन करते हैं? ओके, सो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इन आर्मी सलामी इज गिवन टू कैप्टन रैंक ऑनवर्ड्स। फॉल्स। ओके, जो सलामी शस्त्र है वो आपको मेजर से ऊपर, मेजर जनरल से ऊपर वाले रैंक को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 180 स्टेप आर टेकन इन क्विक मार्च। फॉल्स। ओके, क्योंकि क्विक मार्च में हम लोग 120 स्टेप लेते हैं, और जो 180 स्टेप है तो वो डबल क्विक मार्च बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस तरह का क्वेश्चन सेम आपका एग्जाम में पूछेगा, बोलेगा कि क्विक मार्च में हम लोग कितना स्टेप लेते हैं। ऑप्शन ए रहेगा 90, 120, 180, और इस तरह। आई होप आपको क्लियर हो गया। इस तरह से ये बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये डेफिनेटली पूछेगा कि व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग। फायरिंग के क्या 3 प्रिंसिपल है? तो एक सबको पता है, गुड होल्डिंग, गुड एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। ये पीडीएफ में दोनों ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट आर द पोजीशन ऑफ फायरिंग। फायरिंग के कितने पोजीशन होते हैं? 4। क्या क्या होते हैं सबको तो पता ही है। लाइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन। ये 4 को पोजीशन होते हैं फायरिंग के। यह 10 नंबर का क्वेश्चन आपका भी पूछेगा। हो गया 10 नंबर का। इस तरह का ही क्वेश्चन रहेंगे आपके भी ऑब्जेक्टिव में भी सेम। नेक्स्ट देखते हैं मिसलेनियस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 225 मार्क्स का है। सबसे पहला टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। देखिए, सब पहले भी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उस समय जब रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट थे तब का पेपर है। ओके, सो आपके समय अभी आपको क्या है, राष्ट्रपति आपको लिखना है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके, नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया।
भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इसकी स्टेचू भी बनी हुई है, गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है किसको दिया जाता है? बेस्ट कोचेस को। ओके, और अर्जुन अवार्ड पूछेगा तो वो खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है डी नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। देखिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया बताइए। भारत का संविधान डैश को अपनाया गया 26 नवंबर 1949। ओके, और लागू कब किया गया होता तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, एक आपको याद रखना, दिमाग में सेट करना कि अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। चलिए, इंडिया डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द रिवर। इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया है? वो है इंडस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो एफ नंबर है, आप लोग अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बैसाखी इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ डैश स्टेट। जो बैसाखी है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो है पंजाब का। नेक्स्ट है अमरनाथ टेम्पल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत वॉज रिटन बाय महर्षि वेद व्यास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जे नंबर, होम होम रूल इन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। जो होम रूल आंदोलन है उसको किसने शुरुआत किया? एनी बेसेंट ने। इंडियाज नेशनल साइन इज, भारत का नेशनल साइन क्या है? अशोक स्तंभ। क्लियर हो गया? ये है। देखिए पहले भी बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा था, इस ये सेम क्वेश्चन आपके भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पूछेगा होमी रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ऑप्शन रहेंगे 4-5, तो आपको याद है रखना एनी बेसेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द मेजर नेशनल गोल्स। भारत के मुख्य राष्ट्र उद्देश्य क्या है? सो पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, या एज HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिसीज को मतलब फाइट करना, उससे उभर जाना, पोलियो वगैरह से। ये कुछ नेशनल गोल्स आपके लिए ना, अगर आप ये पढ़ोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ NCC इन नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में NCC की क्या भूमिका है? NCC के क्या इम्पोर्टेंस है नेशनल इंटीग्रेशन पे? सो इसका तो अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो बहुत ही ईजी रहेगा। क्या करता है एनसीसी? क्रिएट अवेयरनेस फैलाता है यूथ में। ओके, और नेशनल इंटीग्रेशन हमारा, जैसे एनसीसी में बहुत सारे हम लोग को कैंप होते हैं जहाँ हम लोग बहुत अलग अलग स्टेट के कल्चर्स, उसके लैंग्वेज, रिलीजन और जो भी अलग अलग जगहों के कैडेट के साथ मिलते हैं, तो इससे कल्चर का शेयरिंग होता है। ओके, इससे कैडेट्स को क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है टू लिव टुगेदर, कॉपरेट विथ ईच अदर, वर्क इन हारमोनी विथ कैडेट्स। आप आमतौर पे देखिएगा बहुत सारे कैडेट्स झगड़ते हैं, मीन्स आप दूसरे रिलीजन से वगैरह, बट एनसीसी में ऐसा नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, सबको ये फीलिंग दिया जाता है कि हम सब इंडियन हैं। ओके, सो ये आप इसको अपनी वर्ड में डेफिनेटली लिख सकते हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने वर्ड में ही लिखे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है 10 नंबर, क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र। अशोक चक्र एंड परमवीर चक्र क्या है? इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि परमवीर चक्र, ये अगर बहुत सारे कैडेट अभी भी बोलते हैं कि सर मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा, हमारे में कोई बोलते हैं सब्जेक्टिव हो रहा है। सो आई सजेस्ट कि आप ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली पढ़िए। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपके जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, तो वो बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। PVC स्टैंड फॉर परमवीर चक्र। इट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर डिसिप्लिन डिस्टिंग्विश एक्ट ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। ये देखिए हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है वॉर टाइम पे। PVC वॉर टाइम पे दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसके फर्स्ट रेसिपेंट कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कुमाऊं रेजिमेंट के थे ड्यूरिंग 1947 से 1948 इंडो पाक वॉर। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ड्यूरिंग रिपब्लिक डे।
और कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अशोक चक्र। अशोक चक्र स्टैंड, AC स्टैंड फॉर अशोक चक्र, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन। अगर कोई भी मीन सोल्जर पीस टाइम पे, पीस टाइम के मतलब जब वो वॉर में नहीं है, जब वो अपने यूनिट वगैरह पे है, तो उस समय कोई वेलर या करेज या कुछ सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाता है तो उसको अशोक चक्र दिया जाता है, ठीक है। और ये परमवीर के चक्र के समान ही है, आप बोल सकते हो। एंड और ये ना डेकोरेशन में भी अवॉर्डेड यादर मिलिट्री और सिविलियन पर्सन, ये मिलिट्री को भी मिल सकता है और सिविलियन पर्सन को भी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशनल। नेशनल इंटीग्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेशन के प्रोग्रेस के लिए? सो बहुत सारे पॉइंट है, आप लोग देख सकते हो। अगर सब कोई एक साथ रहेंगे कि कोई कास्ट के लिए, कोई किसी के लिए मतलब झगड़ा नहीं होगा, कास्टिज्म नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, कम्युनलिज्म नहीं होगा, तो कोई देश बहुत ही मतलब ज़्यादा डेवलप्ड करेगा। मेंटेनेंस ऑफ सोवर्जेनिटी के लिए, मेंटेनेंस पीस और हारमोनी के लिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए, एडुकेशन, पॉवर्टी, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। जस्ट यू कैन गो थ्रू इट दिस। एंड ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? सेम क्वेश्चन रहेगा, नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस, और बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑप्शन गलत रहेगा, बस सेम है। आप इसको पढ़िएगा तो आप इजीली वो कर लेगो। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। डिस्क्राइब व्हाट आर द हिंड्रेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछेगा कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो आपका हिंड्रेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाले बाधाओं के बारे में विस्तार से लिखिए। क्या क्या मतलब बाधाएं हैं? एक होता है कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरली डिफरेंट डिफरेंट होना, इससे एक दूसरे के साथ मिलने में प्रॉब्लम होता। पॉलिटिकल मोटिव्स, लैक ऑफ एडुकेशन, जातिवादी होना, रीजनलिज्म होना, लिंग्विस्टिक होना, सोशल डिस्पेरिटी, कम्युनलिज्म, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़, कोई अमीर है कोई गरीब है, इससे भी मतलब नेशनल इंटीग्रेशन पे प्रॉब्लम है। करप्शन तो है ही। ये सारे कुछ नेशनल इंटीग्रेशन के हिंड्रेंसेस है। अब नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का 70 मार्क्स का, ओके, सबसे बड़ा टॉपिक रहता है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। क्वेश्चन से स्टार्ट है। एनसीसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। एनसीसी किस ईयर में स्टार्ट हुआ? तो 1948, और ईयर डेट पूछता तो 15 जुलाई। द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। द फेस्टिवल ऑफ बिहू असम में। अ हेल्दी डैश इज द कोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एक स्वस्थ डैश मजबूत व्यक्तित्व का निर्धारण करती। एक स्वस्थ मतलब एक अच्छा सेल्फ इमेज। द रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू, महाभारत भी लिख सकते थे, गीता भी, रामायण। ओके। नेक्स्ट है एफ नंबर। डैश वेल्ड्स टुगेदर द क्वालिटीज ऑफ करेज, इंड्योरेंस, अलर्टनेस एंड कमांडरशिप। सो हिम्मत, धीरज, सतर्कता और सहकारिता के गुणों का एक साथ कौन जोड़ता है? वो है डिसिप्लिन। क्लियर है। नेक्स्ट है एवरी इंडिविजुअल शुड डेवलप द एबिलिटी टू एडजस्ट विद अदर बिकॉज डैश इज ए सोशल एनिमल। सो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है डैश इज ए सोशल एनिमल, तो ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है द वर्ड पर्सनालिटी हैज ओरिजिन फ्रॉम द लेटिन। जो पर्सनालिटी वर्ड है वो लेटिन के किस भाषा से लिया गया है? प्रश्ना। ओके। नेक्स्ट 14 नंबर। व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? तनाव, स्ट्रेस। सो आप यहाँ पढ़ सकते हो, पूरा लिखा हुआ डिटेल में। व्हाट इज अ स्ट्रेस? स्ट्रेस is a body reaction to any change that requires an adjustment or response. The body reacts to these changes with physically, mental and emotional responses. Okay. Next है definition of motivation. प्रेरणा की परिभाषा लिखिए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish a goal। मतलब मोटिवेशन क्या करता है कि किसी के अंदर में ना एक अलग तरह का एनर्जी जगा देता है जिससे कि वो उस गोल को पाने के लिए आगे बढ़े। ओके।
नेक्स्ट है व्हाट आर द बैड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, एक नागरिक के बुरे व्यवहार क्या है। तो क्या क्या है, ह्यूमिलेटिंग द नेशनल फ्लैग, ह्यूमिलेटिंग वुमेन, हर्टिंग अदर सेंटिमेंट्स एंड डिसओबेइंग द लॉ को तोड़ना, या फिर ट्रिजन चोरी वगैरह करना, ये सारे कुछ बैड बिहेवियर हैं। और सारे लिख सकते हो, स्पिटिंग इन पब्लिक एरिया। नेक्स्ट है 17 नंबर, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के को दो विशेषता लिखना है। अगर दो विशेषता बोले तो आपको 5 तो लिखना ही है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ना, 2 को ही लिखोगे तो 3 नंबर नहीं मिलेगा आपको, 3 तो लिखना ही है। जितना मार्क्स होगा एटलीस्ट उतना पॉइंट रहना चाहिए आपके आंसर में, और उससे ज़्यादा लिखोगे तो बेटर है। तो क्या क्या है लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक, ऑनेस्टी है, लीडिंग बाय सेल्फ एग्जांपल, करेज एंड डिसीजन मेकिंग। आप और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हो। वैल्यू एंड इथिक्स क्या है, मान और नैतिकता क्या है। वैल्यू मीन्स द प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, वैल्यू है आपके प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। ओके, वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, मतलब आपको वैल्यू है आपका ऑनेस्टी। ओके, और इथिक्स क्या है, इथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न ए पर्सन बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता के क्या आयाम है। सेल्फ अवेयरनेस का डायमेंशन चलिए देखते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हो, आंसर क्या है, सबसे ए है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ पर्पस, कैरेक्टर, वैल्यूज, पर्सनालिटी। ये सारे कुछ सेल्फ अवेयरनेस के डायमेंशन है, अपने बारे में जानना। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर, हाउ विल यू मोटिवेट योर सब ऑर्डिनेट फेसिंग स्ट्रेस, अगर आपका सब ऑर्डिनेट स्ट्रेस फेस कर रहा, मतलब आपके आपके नीचे वाले, आप अगर सीनियर हो तो आपके अगर जूनियर को स्ट्रेस है किसी बात को लेकर, तो आप उसको कैसे स्ट्रेस फ्री कराओगे और मोटिवेट करोगे। एक तो है उसका मूड हल्का करना, उसके प्रॉब्लम को समझना, उसको स्पेस देना, बी जनरस विद रिवॉर्ड्स, इंजॉय टाइम आउट उसके साथ, मतलब टाइम देना, करेज टू डिसाइड, उसको करेज देना कि ये तुम कर सकते हो, नॉलेज। ओके, डील विद द पीपल। ये सारे कुछ थिंग्स यू कैन ऐड, और भी अपने से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है 21 नंबर, व्हाट इज अ स्वेट एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेट एनालिसिस क्या है। सो स्वेट का फुल फॉर्म जानना आपको। स्वेट का यूज़ किया जाता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटीज़ को जानने के लिए। सो एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। सो पहले वाले दो जो हैं वो आपके इंटरनल एक्सप्लोरेशन है। स्वेट का यूज़ किया जाता है एक्सप्लोरेशन के लिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने आप को जानना, स्ट्रेंथ हो गया, अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को पहचानना, और अपॉर्चुनिटीज़, आप जो करना चाहते हो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसमें आने वाले थ्रेट्स को जानना, वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल थिंग्स। ओके, नेक्स्ट 22 नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इटिक्वेट, शिष्टाचार के प्रकार क्या हैं। सो इटिक्वेट का तो जो भी आपके मन में आ जाए, जैसे सोशल एटिक्वेट, बाथरूम एटिक्वेट, ईटिंग एटिक्वेट, स्पीकिंग एटिक्वेट, मीटिंग एटिक्वेटेड एटिक्वेट, वॉशरूम, वेडिंग। सो जो मन आपके काम आए, जो भी काम में आए ना, स्कूल एटिक्वेट, बस लास्ट में एटिक्वेट ऐड कर देना है। ओके, सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है, एटिक्वेट शिष्टाचार। नेक्स्ट है 23 नंबर, रोल ऑफ एनसीसी इन पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो ये मैं, आप देखिएगा ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हुआ। इससे पहले भी मैं एक प्रीवियस ईयर करवाया तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। सो एनसीसी का क्या रोल है पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, एक है ड्रिल, ड्रिल से हमें क्या बेनिफिट होता है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ कैडेट इन कैंप्स, आप कैंप्स करते हो, दूसरे कैडेट के साथ मिलते हो, उससे क्या मतलब पर्सनालिटी में डेवलप होता है, वही लिखना है कि कल्चर्स वगैरह ट्रेडिशन हम लोग को जानने मिलता है। फिर कंपटीशन, कैंप में कंपटीशन होता है, ये हर जगह कंपटीशन की फीलिंग होती है, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो तो कंपटीशन ही है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़, आपके स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ये सारे कुछ
इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट है, यही है मेजरली। आप और कुछ चाहें तो आई डोंट थिंक आप और कुछ आपको एरिया मिलेगा जहाँ आप एड ऑन कर सकते हो। सो ये 4 तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या इसमें। 24 नंबर, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? संचार के मूल तत्व क्या हैं? ओके, कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट, एक है सेंडर, जो सेंडर से मैसेज करेगा, जो आप मैसेज जो भी आप लिख रहे हो, इनकोडिंग, फिर चैनल किस मीडियम से आप भेजोगे, रिसीवर जो रिसीव करेगा, फिर डिकोडिंग, उसको डिकोड करके फिर से वो उसका फीडबैक भेजेगा। ओके, और ये तो नॉइज वगैरह ये कॉन्टेक्स्ट ये हटा देना, आप यहीं तक लिखना, जी नंबर तक 7 गो, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन इंडिविजुअल पर्सनालिटी? कौन से कारक इंसान में व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं? इंडिविजुअल का पर्सनालिटी किससे डिसाइड होता है? मीन्स आपके पर्सनालिटी को डिसाइड करने में क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो बायोलॉजिकल, हेरेडिटी, ब्रेन एंड फिजिकल, आप जिस जगह बॉर्न हुए हो उसका बहुत मतलब डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स का माइंडसेट वगैरह। ओके, इन्वायरमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, एडुकेशन, लाइफ सिचुएशन, फैमिली, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को डिसाइड करने में कि किसका पर्सनालिटी कैसा होगा। आप चेंज डेफिनेटली कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये देखिए, सबसे लेकिन लंबा क्वेश्चन बोल सकते हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये पहले पूछता था इस तरह का क्वेश्चन हमारे टाइम पे, जब हम लोग ने एग्ज़ाम देते थे तो हम लोग, और ऐसे क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आप 10 मार्क्स का कुछ भी एटलीस्ट लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेन द 8 कोर लाइफ स्किल, 8 लाइफ कोर स्किल लिखना है, ठीक है। सो एक है सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, मतलब 8 मूल जीवन कौशलों को लिखना है। सेल्फ अवेयरनेस, आप यहाँ देखिए रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, सेल्फ अवेयरनेस का क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, अपने क्या पसंद है, क्या स्किल है उसको जानना। ओके, ये वही है स्वेट एनालिसिस, SWOT, स्वेट ही है आपका सेल्फ अवेयरनेस, बस स्वेट को ही बड़ा करके लिख देना है। ओके, नेक्स्ट है इम्पैथी, सहानुभूति दिखाना, कि अगर कोई प्रॉब्लम में है आपका बडी, ओके, सो उसके टाइम पे उसको मदद करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, एज अ लाइक एन एनसीसी कैडेट, या फिर आप इन फ्यूचर डिफेंस एस्पिरेंट, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन हो रहा उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ये कॉजेस हो सकते हैं। ओके, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए आप में, कुछ अलग थोड़ा न्यू आइडियाज़ आना चाहिए बाकियों से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर्स। आप अपने ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। ओके, अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो देन इट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू टू गो अहेड। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, एक आप अगर एक सीनियर हो, सीनियर कैडेट हो, तो आपको डिसीजन लेना होगा तुरंत, क्या करना है इस सिचुएशन पे। ओके, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मीन्स आपके जो भी बडी मेंबर हैं, आपके जो भी टीममेट हैं, और उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हो गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये है 8वां नंबर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोल सकते हो। अपने आप को एक्सप्रेस करना थ्रू स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, नॉन वर्बली, गेस्चर, बॉडी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ये है 8 लाइफ कोर स्किल। ओके, आपको ये क्या करना है, आप अगर बोलते हो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको ये लाइफ कोर स्किल का पॉइंट याद रख लीजिए। आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा लाइफ कोर स्किल नहीं है, और एक पॉइंट दे दिया रहेगा ऑनेस्टी, तो आपको टिक लगाना ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी तो है नहीं लाइफ कोर स्किल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कहा 8 मार्क्स का है तो आपको लिखना है 9 से 10। सो उन्होंने 2 और ऐड है, कॉपिंग विथ इमोशन, अपने इमोशन को मतलब समझाना, और मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करना, ना कि आपका कोई चोट लग गया तो आप रोने लग गए। ओके, सो अपने इमोशन को संभालना होगा। कॉपिंग विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ
जो भी स्ट्रेस है उसको मैनेज कर लेना, और मल्टीटास्किंग करना, ना कि एक काम है तो एक ही काम कर रहे हो, बाकी को टाइम नहीं दे रहे हो, तो सबको टाइम देना, स्ट्रेस के साथ आपको लाइफ को बैलेंस करना। ओके, वो भी एक स्किल है, लाइफ को बैलेंस करना। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए हम लोग 70 मार्क्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का देख लिए, अब है डिजास्टर मैनेजमेंट जो 20 मार्क्स का पूछा है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट? एनसीसी कैडेट का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में? पहला है प्रोवाइड फर्स्ट एड, ट्रैफिक कंट्रोल, असिस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कम्युनिकेशन, हेल्प में एज अ नर्स हो गया, ओके, डॉक्टर का हेल्प करना, और रेस्क्यू ऑपरेशन करना, बहुत सारे काम है, आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन करना है, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लाइव सेक्शन पे देखिएगा हमारे चैनल का, वहाँ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 28 नंबर, व्हाट आर द मेन मेड डिजास्टर? मानव निर्मित आपदा क्या है? एक तो एक्सीडेंट्स वगैरह, इंडस्ट्रियल में जो प्रॉब्लम होते हैं, गैस लीक, कुछ भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होते हैं, किसी का मतलब मशीन से हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, वो सारे इंडस्ट्रियल मिसअप हैं। फायर से जो होता है वो भी मैन मेड है। फॉरेस्ट फायर, ये ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट फायर एक मैन मेड है। ओके, कॉन्टेमिनेशन, पॉइजनिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इकोलॉजिकल वॉरफेयर, सारे कुछ मानव निर्मित हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ फायर? आग कितनी प्रकार से फैलता है? ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, आपको लिखना है चार, चार तरीके से आग फैलता है। क्या क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड डायरेक्ट बर्निंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 30 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हाउ विल यू एडुकेट पीपल? आपदा प्रबंधन के बारे में आप क्या समझते हो? आप कैसे लोगों को शिक्षित करोगे कि आपदा है तो आपको क्या प्रॉब्लम करना है? देखिए, आपको तो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा लिखना होगा कि डिजास्टर, उसको मैनेज, डिजास्टर क्या है, फिर उसको मैनेजमेंट क्या है, फिर लोगों को क्या ऐसे अडेप्ट करना है। आप देख सकते हो, इट इज़ अ मेजर अडॉप्ट बाय द सिविलियन पीपल, गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ बॉडीज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? आपको अपने से बहुत सारे इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको अपने से ऐड करना होता है। आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे देखिए, उसको समझिए, और अपने कुछ पॉइंट ऐड कीजिए, वो बेटर है, ना कि पूरा एज इट इज प्रीवियस ईयर कोई देख लेना है। आपको, मेरा ये तरीका था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, उसको देखते थे, और अपने से बहुत सारे कुछ ऐड करना है। ओके, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैडेट्स तो पेपर देख रहे हैं ना, तो सब तो सेम हो जाएगा, फिर आपको अपना कुछ ऐड करना होगा। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो एसएससी सीडी बोलते हैं, 30 मार्क्स का, 30 से 35 पूछता। पहला, राइट द चाइल्ड एब्यूसेस, टाइप ऑफ चाइल्ड एब्यूसेस। बाल शोषण के क्या प्रकार हैं? बाल शोषण, जो बच्चों के साथ मतलब एब्यूसेस होता है, उनका शोषण होता है। तो एक है तो फिजिकल एब्यूज होता है, फिजिकली उनसे काम करवाना छोटे बच्चों को, या इमोशनली उनके साथ अत्याचार करना, इमोशनली, सेक्सुअली हरास होना। ओके, चाइल्ड नेग्लेक्ट, इग्नोर करना कि तुम मतलब गरीब हो, तुमको नहीं देंगे, सो चाइल्ड नेग्लेक्ट हो गया। और डिप्रीविएशन मीन्स अलग कर देना, ये कुछ टाइप्स ऑफ चाइल्ड एब्यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या पूछा? लिस्ट आउट द मेन कॉजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स। एड्स का फैलने के मुख्य कारण लिखिए, एड्स कैसे फैलता है। सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ओके, नेक्स्ट बी नंबर है रीयूज ऑफ सिरिंज और निडल्स आफ्टर यूज। जो सुई है और सिरिंज है, ओके, उसका रीयूज करना। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, HIV पॉजिटिव पर्सन, अगर किसी पर्सन को HIV है, उसका ब्लड आप लोगो तो आपको भी HIV हो जाएगा। मीन्स लाइक अगर मदर इन्फेक्टेड है, उसको अगर मदर को एड्स है या HIV है तो बच्चे को भी होगा। ओके, मेकिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, इससे भी होता है HIV। हैंडलिंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ऑफ HIV पेशेंट्स विदाउट गियर ग्लव्स। मीन्स आप ब्लड से रिलेटेड वर्क करते हो जो। ओके, आई होप आप ये पॉइंट को तो खुद ही समझ ले रहे हो पढ़ के भी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, राइट अबाउट ड्रग एब्यूज एंड क्राइम। नशाखोरी अपराध के बारे में लिखिए। ओके,
ड्रग एब्यूज एंड उसका क्या क्राइम है, लिटरेसी रिडक्शन, पॉवर्टी ग्रोथ होगा, पॉवर्टी पॉवर्टी बढ़ेगा ड्रग एब्यूज से, फैमिली प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, परवर्टेड माइंडसेट होगा, माइंडसेट मतलब अलग ही रहेगा, आपने देखा होगा जो ड्रग एडिक्टेड पीपल रहते हैं उनका पागल जैसा हाल होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल सर्विस के प्रकार, समाज सेवा, सो प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फैमिली वेलफेयर, एरियल क्लिनिक्स, ओल्ड एज सपोर्ट, ट्री प्लांटेशन वगैरह बहुत सारे, पोलियो आप जो पोलियो ड्रॉप एनसीसी के थ्रू आप जाते हो वो भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट डाउन कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉमन कॉजेज क्या हैं, 35 नंबर। सो टबेकू हो गया, गुटखा, सिगरेट, इंसेक्टिसाइड मतलब जो किसान लोग जब मतलब फार्मिंग करते हैं वहाँ पर ये इंसेक्टिसाइड मतलब जान जो वो छोटे छोटे कीट मकोड़ों को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे भी लाइक एन एयर पोल्यूशन पे एयर में आ जाता है आपका। ओके, जो पॉइजनस केमिकल होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ड्रग्स वगैरह। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज के नाम लिखना है। सो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, क्राई हो गया, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, हेल्पेज इंडिया, पीपल फॉर एनिमल, पीएफए, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, ओके, स्माइल फाउंडेशन, प्रथना एजुकेशन फाउंडेशन। ये सारे कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है हर बार। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन ऑन स्नैक बाइट, सांप के काटने पे कौन सा प्राथमिक उपचार देना चाहिए। सो सबसे पहला रीएश्योरेंस मतलब उसको सांत्वना देना कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। ओके, उस पर्सन को स्टिल मतलब लेटा देना, उसको आराम देना है। और जो भी घाव है उसको तो वॉश करना है अपने से सॉप और वाटर से, आइस पैक्स ओवर द वुंड, ट्रीट फॉर शॉक, ट्रांसफर द पेशेंट, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। एंड एंड जो लाइक इन अल्कोहल वगैरह हम लोग देते हैं ना, कांच वगैरह से कट जाता है तो अल्कोहल करते हैं या यूरिन दे देते हैं कि ठीक हो जाएगा बोल के, तो वो सब नहीं करना, हमको हॉस्पिटल पे ले जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये भी याद करना कि व्हाट वाज अ टाइप ऑफ अ स्नेक, वो स्नेक किस प्रकार का था, क्या था, तो आपको उस हिसाब से वहाँ एंटीवायरस मिल जाएगा, तो इससे जल्दी हो जाएगा आपका ठीक होने में। नेक्स्ट टॉपिक आपका हेल्थ एंड हाइजीन, जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन, स्प्रेन क्या होता है, मोच और तनाव। ओके, स्प्रेन क्या है, रेंचिंग ऑफ लिगामेंट्स, जो आपके लिगामेंट। ओके, लिगामेंट कहाँ पर रहता है, घुटनों, दो हड्डियों के बीच के जॉइंट को बोलते हैं लिगामेंट, तो उसमें खिंचाव आना उसको बोलते हैं स्प्रेन, मोच। और स्ट्रेन होता है मांसपेशियों का खिंचाव। और कंपाउंड एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, यौगिक और जटिल तथ्य क्या है। कंपाउंड फ्रैक्चर, द ब्रोकन बोन्स डू नॉट रप्चर द ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंड एन ओपन wound is caused. In complicated fracture, the broken bones ruptures the blood vessel and the nerves and also causes injury to the internal organs. So ये जो फ्रैक्चर है ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, बट हाँ अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो फ्रैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ कैन वी कीप क्लीननेस अराउंड द होम्स, घर के आसपास किस तरह की सफाई रख सकते हैं, होम्स अपने घर के आसपास। सो ये अपना अपने आंसर अपने से लिखने वाला है, मीन्स कचरा नहीं फेंकेंगे आसपास। ओके, ऑर्गेनिक हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का कचरा वगैरह आसपास में फेंक देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग डस्टबिन लगाएंगे, डस्टबिन पे डालेंगे और फिर एक ही बार में उसको बाहर लेके जाएंगे। ओके, और डोंट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड योर क्लीननेस, और आपके होम होम के अराउंड पे मतलब गंदा पानी जमा नहीं होने देना है, उससे क्या होता है कि मच्छर वगैरह फैलते हैं। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के लिए कौन से खाद्य पदार्थ सामग्री जरूरी है। सो क्या क्या जरूरी है, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन, ये सारे कुछ।
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज एंड व्हाट आर देयर क्लासिफिकेशन। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक दूसरे संपर्क में आने से फैलते हैं हम। क्या क्या टाइप होते हैं? इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV एड्स हो गया, कॉन्टैक्ट डिजीज, फीवर वगैरह, COVID-19, एक्सटर्नल डिजीज, एक्सक्रीमेंटल डिजीज हो गया, एनिमल बॉर्न डिजीज या एनिमल के संपर्क में आने से जो डिजीज होता है, वाटर बॉर्न डिजीज हो गया, वाटर से होने वाले डिसेंट्री, डायरिया वगैरह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवेंचर ट्रेनिंग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ओके, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज, टू एग्जांपल ऑफ ईच। 3 तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज होते हैं, एक तो लैंड वेस्ट, वाटर वेस्ट, एयर वेस्ट। ओके, और लैंड वेस्ट का ट्रैकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग जो आर्मी विंग वाले करते हैं, वाटर वेस्ट सेलिंग, राफ्टिंग जो नेवी विंग के NCC कैडेट करते हैं, एयर वेस्ट हो गया ग्लाइडिंग, पैरासीलिंग ये एयर विंग वाले करते हैं। बस वही तो है। नेम सम लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय DGNCC। मतलब DGNCC कहाँ कहाँ और किस एरिया पे एडवेंचर एक्टिविटीज कराती है? तो एक ट्रैकिंग हो गया, साइकिल हो गया, स्कूटर, मॉप्ड एक्सपीडिशन, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनरिंग। आप पैरासेलिंग भी लिख सकते हो, पैरा जंपिंग भी तो होता है ना NCC में, जो DGNCC करवाती है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। व्हाट आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज? जो एडवेंचर एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला है डेवलप ब्रेवरी, इंक्विजिटिवनेस एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, डेवलप इंड्योरेंस, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम स्पिरिट एंड एसोसिएशन इन कैडेट्स। ओके, नेक्स्ट है लव फॉर द नेचर के ये में लव मीन्स अपने अंदर जगाना नेचर को लेके, इन्वायरमेंटल क्लीननेस और स्पिरिट और नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। माउंटेनियरिंग कैंप करना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? कैडेट मस्ट हैव डन बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, आपको बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किए हुए होना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट फिजिकली फिट होना चाहिए आपको, मस्ट फ्री फ्रॉम डिजीज लाइक BP, अस्थमा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मस्ट भी मेंटली फिट होने चाहिए, तभी ना आप पहाड़ों पे चढ़ पाओगे। पिछले साल तो एक NCC कैडेट ने चढ़ी थी, ओके, उसका नाम मुझे याद नहीं है, 2024 हुई मार्च अप्रैल टाइम पे। इस साल भी अप्रैल मई में ये कैंप होता है। आपको अगर कोई NCC कैडेट इस बार भी चढ़ती है तो न्यूज़ में डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट? 2 तरह के होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल। फिजिकल पे लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर। बायोलॉजिकल पे प्लांट और एनिमल। फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को क्या क्या कारण है? एक तो लकड़ी की डिमांड होना, ओल्ड कल्टीवेशन लाइक झूम खेती करना, इंडस्ट्री और माइनिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और पेपर के लिए बोर्ड और न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्रीज, सब के लिए तो हमें पेपर चाहिए और पेपर के लिए लकड़ी हो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर दी रीमेडी मेजर टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? ट्री को लगाना है, ट्रैफिक कंट्रोल है, यूज पब्लिक सपोर्ट, पॉल्यूशन चेकअप व्हीकल, और फैक्ट्रीज को रेसिडेंशियल से दूर लगाना है। ओके, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापमान क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपको तो आइडिया है ही ग्लोबल वार्मिंग का। जो अर्थ का टेम्परेचर कब बढ़ना है कोई हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, कहते हैं। क्यों बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, CFC हो गया, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ओके, इसको आप अपने से और ही एलोब्रेट करके लिख सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लाइक एन आइस मेल्ट हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या हमारा नेक्स्ट कोई जो मैंने बताया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फूड क्रॉप्स वगैरह सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 5 मार्क्स का, 5 से 10 मार्क्स का पूछता है। राइट डाउन 5 ऑब्स्टिकल विच आर कॉमन फॉर SD और SW कैडेट्स फॉर TSC।
थल सैनिक कैंप में लगने वाले 5 ऑब्स्टिकल जो कि SDSW छात्रों के लिए समान है। अगर पूछे कि टोटल ऑब्स्टिकल कितने होते हैं, 10 टोटल ऑब्स्टिकल होते हैं सब। ओके, सो SD और SW के लिए कॉमन ऑब्स्टिकल क्या क्या है? एक तो हाई वॉल जिसमें आपको 6 फीट का दीवार कूदना होता है, जिग जैग बैलेंस, स्टेड बैलेंस, रैम्प वॉक करना होगा एंड राइट हैंड वॉल्ट। ये सारे 5 को कॉमन होते हैं SDSW के लिए। क्लियर हो गया? सो हियर हमने आपका जो कॉमन सिलेबस है, जो 240 या 45 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है, ओके 240 का था, तो ये कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं आपका क्या है आगे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट। अभी कॉमन सिलेबस या मिसलेनियस हम लोग कंप्लीट करने के बाद अब देखते हैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट। ठीक है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आते हैं तो आपको पता ही है। सबसे पहला आर्म्ड फोर्सेस, जो 10 मार्क्स पूछता। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 सर्विस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र सीमाओं में सबसे छोटी कौन सी है? जो आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी में सबसे छोटी है IFA, मतलब न्यू पूछा है। ओके, देर आर डैश राइफल कंपनीज इन इन्फेंट्री बटालियन। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने राइफल कंपनियां होती है? 4। क्लियर हो गया? इंडियन डैश फोर्स डैश एंड अवार्ड्स आर ऑफ 2 कैटेगरीज, दे आर डैश एंड डैश। मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो ऑनर्स है वो 2 कैटेगरी का मिलता है, एक गैलेंट्री और एक नॉन गैलेंट्री। गैलेंट्री में वो सारे जो वीरता पुरस्कार हैं, आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। नॉन गैलेंट्री में आपके आते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। नेक्स्ट है, डैश इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस कैरिड आउट बाय आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। मीन्स भारत के स्वतंत्रता के बाद क्या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया गया? तो सबसे पहला है, जो एक ब्रिटिश क्रॉन वॉज रिप्लेस्ड बाय अशोक चक्र। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज द सुप्रीम कमांडर। पहले तो जो भी मतलब थल सेना होता था वही हेड होता था, अब सुप्रीम कमांडर होगा प्रेसिडेंट। ऑल द 3 सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हैव सेपरेटेड चीफ, सबके अलग अलग चीफ हैं। द रिक्रूटमेंट इन द आर्मी वॉज डन फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन के लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। NCC स्टार्टेड हो गया कॉलेजेस में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मैप रीडिंग, मानचित्र अध्ययन, जो आपका 30 मार्क्स का पूछता है आपके एग्जाम में। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग लिखें। ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? प्लॉट एंड मेजर बेयरिंग, मैप को मापने के लिए यूज किया जाता है सर्विस प्रोटेक्टर। मेजर डिस्टेंस ऑफ द मैप, मैप का डिस्टेंस मापता है। कन्वर्ट फॉरवर्ड बेयरिंग, फॉरवर्ड बेयरिंग को बैकवर्ड बेयरिंग को में और बैकवर्ड को फॉरवर्ड में। सर्विस एट ए इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन कंपास और मैप। कंपास से जो हम लोग डिग्री मापते हैं वो मैप में दिखाने के लिए हम लोग सर्विस प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। हेल्प इन प्लॉटिंग, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 4 फिगर में सर्विस प्रोटेक्टर। एंगल्स और बियरिंग का यूज़ करते हैं सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से ही। नेक्स्ट है, राइट व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपास, के उपयोग क्या है? चलिए देख, कंपास की क्या यूज है। कंपास इज यूज्ड फॉर नेविगेशन, लोकेशन एंड डायरेक्शन। पीपल यूज फॉर फाइंड देयर वे, हम लोग अपने वे को खोजने के लिए, कहाँ हाइकिंग में और न्यू लोकेशन को फाइंड करने के लिए होता है। और इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कंपोज ऑफ ए सस्पेंडेड मैग्नेटिक पॉइंटर होता है, तो नॉर्थ पोल की तरफ दिखाता है। ओके, व्हाट इज अ पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड ड्यूरिंग नाइट मार्च, जो रात्रि मार्च के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सो ये 4-5 पॉइंट है जो दिया हुआ, ये सेम आपको पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव में भी सेम रहेगा कि पूछेगा कि नाइट मार्च के समय हमें कफ नहीं, कांसना, बात नहीं करना है। कीप इंटरपर्सनल डिस्टेंस इन माइंड, कि एक दूसरे के बीच कितना डिस्टेंस उसको दिमाग में रखना है। पार्टी मस्ट इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी हम लोग को ध्यान में रखना है। स्मोकिंग यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब स्मोकिंग करना और लाइक इन किसी तरह का लाइट का यूज़ करना वो पूरी तरह से मना है। ओके, मन नहीं करना चाहिए ना, अगर आप करोगे तो आप विजिबल हो जाओगे ना एनिमी के एरिया में। टू रीड नाइट मार्च चार्ट यूज फ्रॉस्टेड टॉर्च।
ओके, एक फ्रॉस्टेड टॉर्च का यूज़ करना चाहिए नाइट मार्च चार्ट पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कार्डिनल पॉइंट्स एंड काइंड ऑफ नॉर्थ। कार्डिनल पॉइंट्स एंड नॉर्थ, कार्डिनल पॉइंट्स मेनली चार होते हैं, जो चार डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब डिग्री भी लिख दिया है नॉर्थ पॉइंट्स को, अब जितना आप डिटेल्स में चाहो तो नॉर्थ पॉइंट को 0, ईस्ट को 90, साउथ को 180, वेस्ट को 270। और एडिशनली कार्डिनेट पॉइंट्स आर intermediate with a major direction। थ्री टाइप्स ऑफ नॉर्थ हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा है, जीपीएस। व्हाट इज अ शॉर्ट नोट्स ऑन जीपीएस। जीपीएस द फर्स्ट फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। The first GPS satellite was launched in 1974। GPS is funded and controlled by the United States। GPS को बनाया है किसने? यूनाइटेड स्टेट ने। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यहाँ, डिफेंस नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके, प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल है, और फिर उसका क्या क्या यूजर्स है लिखा हुआ, डेली टू डेली लाइफ में यूज़ होता है, डे टू डे लाइफ में जनरल पब्लिक ट्रैवलिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड आर्म्ड फोर्सेस और इक्विपमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं जीपीएस का। राइट एनी 6 कॉमन स्केल यूज्ड ऑन सर्वे ऑफ इंडिया मैप। इंडिया के जो सर्वे करते हैं तो उस समय किस तरह के मैप्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप होता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्केल एंड देयर यूज़। एक होता है एटलस मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स होता है तो होल कंट्री, कंटिनेंट, ओशियन को दिखाता है, जो हम लोग पढ़ते भी हैं। टोपोग्राफिकल मैप जो जोग्राफिकल एरिया को दिखाता है। रिलीफ मैप, सॉलिड मैप्स होता है, एक्चुअल मोड ऑफ द ग्राउंड। रेल और रोड मैप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स का मैप होता है। जियोग्राफिकल मैप्स होता है। नेक्स्ट और होता है स्टैटिकल मैप्स, जो मतलब डाटा को दिखाता है कि 2024 में कितने पास हुए, 25 में कितने, तो इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया, पॉपुलेशन, ये सब कुछ स्टैटिकल डाटा, ये 6 टाइप के डाटा। आप यहाँ पॉलिटिकल भी ऐड कर सकते हो। 7 तरह के डाटा होते हैं, टोटल मैप्स होते हैं। नेक्स्ट है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 25 मार्क्स का पूछता है एफसीबीसी। सो पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डैश इज अ नॉट यूज्ड फॉर जॉइन टू बैंड रॉप्स ऑफ अनइक्वल थिकनेस। अनइक्वल थिकनेस के दो रोप को जोड़ने के लिए लोग सीट बैंड का यूज करते हैं। कितने टाइप्स के ग्राउंड होते हैं? 4 टाइप्स के। ओके, डैश सेक्शन फॉर्मेशन इज यूज फॉर नेगोशिएटिंग ऑब्स्टिकल लाइक डीचेस। देखिए इसमें आंसर पहले से लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में डैश दिया हुआ रहेगा, खाली जगह। आप देखिए हिंदी में आंसर लिखा हुआ नहीं है, इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश का आंसर। ये आंसर सीट है सी सर्टिफिकेट का, ये आंसर सीट है। क्वेश्चन सीट में आपको आंसर खुद लिखना होगा। सो लेकिन 6 तरह के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं, उसमें से डीचेस को पार करने के लिए कौन सा, खाई को पार करने के लिए कौन सा यूज होता है? सिंगल फाइल। डेड ग्राउंड इज द ग्राउंड विच इज हिडन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स व्यू। डैश आर द 2 टाइप्स ऑफ पेट्रोल, रैकी एंड प्रोटेक्टिव। ओके, इजी टारगेट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? डिस्क्रिप्शन और बाय डायरेक्ट रेंज ऑफ मेथड। ओके, डैश इज अ टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन यूज इन अ फाइनल असर्ट। फाइनल फाइटिंग के लिए कौन सा टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? एक्सटेंडेड लाइन। ओके, नेक्स्ट है डैश, डैश denotes the area of ground for which a fire unit is responsible and within which it will engage target. So arc of fire. Okay, फिर जे नंबर, द सीक्वेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द ग्राउंड इज फ्रॉम। जमीन का वर्णन हम लोग किस क्रम में करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट। ओके, 7.62 mm SLR का इफेक्टिव रेंज, व्हाट द हेल इज दिस, 100 मीटर थोड़ी होगा, ये गलत प्रिंट हुआ है, पहले से ही है प्रिंट आंसर शीट में। सो SLR का इफेक्टिव रेंज कितना होता है? सो 300 मीटर्स। ओके, और इंसास का होता है 400 मीटर्स। ये थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन गलती है, 300 मीटर। 10 नंबर, व्हाट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा।
फील्ड क्राफ्ट के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, ऑब्जर्वेशन और कंसीलमेंट, जजिंग डिस्टेंस, रिकॉग्नाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट, मूवमेंट विथ एंड विदाउट आर्म्स, ये सारे टॉपिक हैं जो फील्ड क्राफ्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट होता है राइट द वेरियस मेथड ऑफ इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क, स्थलों के संकेत के विभिन्न तरीकों को लिखे। लैंडमार्क्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं? डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्शन मेथड, रेफरेंस पॉइंट मेथड, क्लॉक रे मेथड, डिग्री मेथड, फिंगर्स ब्रेथ एंड हैंड स्पैन मेथड से हम लोग लैंडमार्क को दिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नेम द सर्कमस्टांसेस व्हेन फील्ड सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज। कब हम लोग फील्ड सिग्नल का यूज करते हैं? हैंड का, वेपन का। ओके, तक तो आंसर यहाँ पर है फील्ड सिग्नल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? अपने कमा ऑर्डर्स देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ट्रूप्स पे। जब वॉइस कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, एनिमी आपके सामने है, आप अपने सोल्जर्स को क्या वॉइस कंट्रोल दोगे? क्या बोलोगे कि इधर जाओ उधर जाओ? आप उस समय अपना क्या बोलोगे? फील्ड सिग्नल दोगे, हैंडों का यूज़ करोगे। ओके, सो ये बहुत ही फील्ड सिग्नल इसलिए हमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। इन्फेंट्री वेपन्स और इक्विपमेंट जो 15 मार्क्स का पूछा हम। लेंथ ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल कितना होता है? एक 1110 मिलीमीटर। द बटालियन सपोर्ट वेपन क्या है? 81 mm मोटार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मोड्स ऑफ फायर, इंसास में कितने तरीके से हम लोग फायर कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक होता है सिंगल, सॉरी 3 नहीं, 2 तरीके से, सिंगल शॉट एंड 3 राउंड ब्रस्ट। दो टाइप के हम लोग फायर करते हैं इंसास में। एक होता है एक बार ट्रिगर दबाओगे तो एक बुलेट, और एक होता है एक बार ट्रिगर में 3 बुलेट। ये 2 टाइप के फायरिंग होता है इंसास में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल कंपेयर टू 7.62 mm SLR। SLR की तुलना में इंसास कैसे बेटर वेपन है? ओके, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है और आपका भी पूछ सकता है। देखिए क्या है, विथ लेसर कैलिवरी ऑफ द वेपन, लाइटर वेट है। इंसास है जो कम वेट का है SLR की तुलना में। ओके, और इंसास का मेटलर्जी वेपन को मीन्स अच्छे टाइप से बनाया गया है, बोल सकते हो। उसका बनावटी अच्छा है, इसमें ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है इंसास राइफल में कंपेयर टू SLR। प्लास्टिक फर्नीचर होता है, इंसास में प्लास्टिक होता है, उसका मैगजीन होता है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अब बाहर से देख सकते हो कितनी बुलेट्स खाली है। ये बेनिफिट देता है। और इंसास का बैनॉइट मल्टीपर्पज़ होता है, उससे आप रॉकेट लॉन्च भी कर सकते हो इंसास से, जो आप SLR से नहीं कर सकते। द पिस्टन एंड बोल्ट आर कंबाइंड, द बोल्ट इज रोटेटिंग लीडिंग टू द फास्टर रेट ऑफ फायर होता है। और हम लोग SLR से, सॉरी इंसास से 3 राउंड ब्रस्ट मार सकते हैं हम। और हम लोग इंसास को लेकिन बट को भी फोल्ड कर सकते हैं। ओके, जैसे AK-47 में किया जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं विच वेपन्स आर इंक्लूडेड इन इन्फेंट्री सेक्शन। एक इन्फेंट्री सेक्शन पे किस तरह के वेपन रहते हैं? सो हियर आर दिस सम, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 81 mm मोटार, LMG, MMG, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, फ्लेम थ्रोस एंड स्नाइपर्स राइफल, एक इन्फेंट्री सेक्शन। नेक्स्ट है मिलिट्री हिस्ट्री, जो 20 मार्क्स का पूछता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैटल ऑफ टोलोलिंग। टोलोलिंग के बैटल पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना। तो ये जो 19 कारगिल वॉर के टाइम का है, टोलोलिंग 1999। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट और देखते हैं, बॉक्स में लिखा हुआ टोलोलिंग आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है 17 नंबर, राइट नेम द 5 कारगिल वॉर हीरोज। कारगिल वॉर हीरोज क्या है? मतलब उनके नाम लिखना है। सो एक तो कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्हें PVC मिला, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जिन्हें PVC मिला, और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव इन्हें भी PVC मिला है। कैप्टन अनुज कालिया, लेफ्टिनेंट कर्नल बलबंत सिंह, मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पद्मपानी आचार्य। बहुत जन ऐसे हैं जो बहुत सारे वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, कारगिल हीरोज़ के नाम। ओके,
नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन इंडो पाक वॉर 1965 एंड तस्कन डिक्लेरेशन। जो इंडो पाक वॉर हुआ 1965 में और 1966 में तस्कन डिक्लेरेशन हुआ। जो वॉर हुआ उसके बाद जो शांति समझौता हुआ ना, वही है तस्कंद डिक्लेरेशन। अब यहाँ पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा है और एक बार अपने से इसको ज़रूर पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट है तस्कन डिक्लेरेशन सी के लिए, इससे आपको वॉर के बारे में भी पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये जब तस्कन डिक्लेरेशन हुआ 10 जनवरी 1966 को, इसके बाद वाला दिन मतलब 11 जनवरी को ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया था, उनका डेथ हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में है शायद। चलिए, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है आपसे। ओके, वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 5 मार्क्स का ही पूछता। एक तो साइन लैंग्वेज, वॉइस मीडियम, रिटर्न स्क्रिप्ट, रनर्स और मैसेजर बैरियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल एनालॉग, ये कुछ टाइप्स ऑफ हैं कम्युनिकेशन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पूरा 350 मार्क्स का रिटर्न में और 150 का आपका प्रैक्टिकल स्पेशलाइज्ड और आपका कॉमन सिलेबस। सो आपको अगर लगता है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप ये क्वेश्चन को डेफिनेटली पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में पूछ देता है तस्कंद डिक्लेरेशन कब हुआ था, आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर ये आंसर को पढ़े होगे तो इससे क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली आप लिख लोगे। क्लियर है? आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड जो हमने पूरा सी सर्टिफिकेट का पेपर देखा, और ये पेपर आपको अगर चाहिए तो आप यू कैन जस्ट ज्वाइन इन आवर टेलीग्राम चैनल आर्मी बॉयज़ ज्ञान सागर, उसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, इससे क्या होगा कि आप बेटर तरीके से खुद से भी पढ़ सकते हो। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड और भी इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट हम लोग और इस तरह के लेक्चर देखेंगे। टिल देन, जय हिंद टू एवरीवन।